मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले ज़रा आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, ये साबिक़ कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब ने जो है पूरा पंडोरा बॉक्स ही उल्टा दिया। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने जो कुछ कहा गलत कहा, माफ़ी मांगता हूँ और मैंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, मैंने जो इल्ज़ामात लगाए वो दुरुस्त नहीं थे। ये क्या हो गया सर? ये नहीं, उन्होंने कहा मुझे, उन्होंने पीटीआई के बंदे का नाम नहीं लिखा कि उसने मुझसे मीटिंग की और उसने मुझे कहा। हाँ। तो ज़्यादा मेरे ख्याल में बात तो वो है कि उन्होंने पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाया है जी। और मेरे ख्याल में इसमें उस बंदे का नाम होना चाहिए था जिसने उनसे मीटिंग की और हाई अप से उनकी बात कराई। तो वो अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आना चाहिए। मेरे ख्याल में क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए उनके खिलाफ इसके बाद। अच्छा। यहाँ से माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई सवाल नहीं करेगा कि ये एकदम चंद दिनों के अंदर ही किस तरह पलटा मार गए कमिश्नर साहब? देखिए, उनके ना पहले बयान के पीछे कोई सबूत थे, ना दूसरे बयान के पीछे कोई सबूत है। ठीक है। मतलब पहला बयान भी हवा में था, उसके साथ उन्होंने कोई कोलैबोरेटिंग एविडेंस तो नहीं दिया था, बस कहा था धांधली हो गई है। और आज इन्होंने कह दिया कि साजिश के तहत मैंने ये सारा कुछ किया था। इसके पीछे भी सबूत नहीं है, उसके पीछे भी सबूत नहीं है। जितनी उस पर यकीन करने की जरूरत थी उतना ही इस पर यकीन करने की जरूरत है। अच्छा। जितना कामिल यकीन आपको उस बयान पर था उतना ही कामिल यकीन आपको इस बयान पर भी होना चाहिए। ओके। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के पीछे सबूत नहीं था। बाकी तो तफ्तीश और तहकीक का मामला है, वो सामने आ जाएगा। शहजाद इकबाल साहब, ये आरओज़ के बयानात भी आ चुके हैं, डीआरओज़ के भी आ चुके हैं। अब चट्टा साहब जो हैं वो खुद भी इस मामले पे एक यू टर्न ले चुके हैं, तमाम तर इल्ज़ामात से उन्होंने वापसी इख्तियार कर ली। इज द मैटर क्लोज नाउ, या आपके ख्याल में ये मामला अभी चलेगा, लोग यकीन नहीं करेंगे? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया। मंसूर, उस दिन भी जब ये बयान आया था एक बहुत बड़ा एडमिशन लग रहा था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इल्जामात नहीं लगाए थे माफ कीजिएगा, बल्कि अपने ऊपर जिम्मेदारी भी ली थी कि मैंने ये सारे अहकाम दिए थे रिगिंग के हवाले से। उस वक्त भी यही पोजीशन थी मेरी कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, हर बात को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हर बात को रद्द भी नहीं किया जा सकता, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आज उन्होंने यकसर अपने बयान पे यू टर्न ले लिया है और अब वो कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी पीटीआई के साथ, और बिल्कुल कोऑर्डिनेशन इस तरीके से हुई थी कि जिस दिन उन्होंने अपना एहतजाज करना था रिगिंग के हवाले से, उससे पहले मैंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। तो अब इस यू टर्न के बाद भी मेरे ख्याल से तहकीकात होनी चाहिए, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुज़म्मिल साहब, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि कोई छोटे ओहदे पे ये फाइज नहीं थे, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे थे। इस तरीके से उनको जाने नहीं दिया जा सकता कि पहले आप इल्जाम लगाएं और फिर आप उससे यू टर्न लेके इल्जाम लगाएं कि मुझसे ये करवाया गया था। तो मेरी राय में तो अगर इसके बाद उनके खिलाफ कोई तहकीकात, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसका मतलब ये होगा कि अब जो यू टर्न लिया है वो काबिल कबूल है, और अगर तहकीकात होती हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब होगा, ताकि इस पूरी चीज को जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अतर काज़मी साहब, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पूरा धांधली का नैरेटिव जो है वो लेके चल रही है, बल्कि आज तो ये भी कहा गया कि जनाब IMF को हम खत लिखेंगे कि पहले जो है वो इलेक्शंस का पूरी तरह जो है ऑडिट किया जाए, उसके बाद किस्तें शिस्तें देने के हवाले से या पाकिस्तान के लिए क्या पैकेज आपने अप्रूव करना है, ये बातें बाद में होंगी। तो चट्टा साहब के इस बयान के बाद जो धांधली का एक पूरा नैरेटिव है पीटीआई का, कितना बड़ा धचका लगा है उससे? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, चट्टा साहब का बयान तो बहुत बाद में आया था। जो धांधली के हवाले से चीज़ें हैं वो तो पहले भी इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा था। असल इशू तो ये है फॉर्म 45 वाला, जहाँ पे वोट पड़े हैं, वो सारी चीज़ें। अब चट्टा साहब ने भी अगर ये बयान दे दिया है तो अब चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर तमाम सीटों के जो मुतनाज़े हैं वो अपलोड कर दिए जाएँ, जो कॉपी उनके पास है। तो ये चट्टा साहब का बयान जो है यहाँ पे, वो तो मेरे ख्याल में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, जो कुछ हम देख रहे हैं कि अभी तक तमाम नताइज उस तरीके से हतमी नहीं हो सके, बहुत सारी अपील्स हैं, तो ये तो एक उसका फैक्टर था बीच में। लेकिन वो चट्टा साहब ने जब बयान दिया था, ऑब्वियसली उसके बयान के बाद भी तहकीकात होनी चाहिए थी और तभी चीज़ें सामने आती हैं। और अब अगेन उन्होंने एक और बयान दिया है, इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में वो चट्टा साहब के हवाले से जो लोग कह रहे थे कि शायद उनकी कोई दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, अब ये दूसरे बयान के बाद तो मेरे ख्याल में वो तासुर तकवीयत पकड़ेगा कि अचानक क्या हो गया कि एकदम से। लेकिन इसमें और भी कुछ संजीदा सवाल भी हैं कि चट्टा साहब किधर थे इतने दिन से, वो देने के बाद बयान वो क्या करते रहे, सोचते रहे, किससे मुशावरत करते रहे, क्या कुछ होता रहा। तो मेरे ख्याल में वो बयान दें या वापस लें, वो उससे ये जो धांधली वाला इशू है, मेरा नहीं ख्याल कि वो उससे दबेगा, वो तो चलता रहेगा साइड पे।
क्यों जी मुजम्मिल साहब, तो फिर चट्टा साहब के बयान से क्या फ़र्क पड़ा अगर वो बयानिया वैसे ही चलना है? और ये जो कह रहे हैं कि जी फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपलोड कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यकीनन किसी लीगल फोरम पे इनको भी अपने फॉर्म 45 पेश करने चाहिए और उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, उसमें फॉर्म 45 ले आएंगे ये अपने, तो ट्रिब्यूनल्स उनको कोर्ट ऑफ लॉ में देख लेंगे। पाकिस्तान में इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं और कोई किसी को ख़ास कोई सहूलतकारी तो नहीं दी जा सकती कि उसके लिए जो नए कवानीन बनाकर फॉर्म 45 देखे जाएं। फॉर्म 45 का रौला 2018 में भी था कि नहीं दिए गए थे और आरटीएस का, और उस वक्त भी यही कहा गया था कि ट्रिब्यूनल्स में इसके फैसले होंगे। तो ट्रिब्यूनल्स में फैसले होंगे जहां कानून ने प्रॉपर फोरम रखा है इसके फैसलों के लिए कि ट्रिब्यूनल्स में इसके फैसले होंगे। तो अपलोड करने से क्या है, जो इनके पास हैं ये ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, उनमें पेश कर देंगे तो वहाँ फैसले हो जाएंगे। तो वो जो पीटीआई का सपोर्टर है, आपके ख्याल में ट्रिब्यूनल्स के फैसले को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जनाब ट्रिब्यूनल ने अगर ये कहा है तो ये दुरुस्त है? उसका मानना ज़रूरी नहीं है। कानून जो है वो, पहली बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि कानून मकबूलियत के मतहत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मतलब कल को कोई इलेक्शन जीत जाए या कबूलियत कुछ, कानून से मुबर्रा नहीं हो जाए। कबूलियत के तहत नहीं, कबूलियत के तहत नहीं, ना कबूलियत के, ना कानून, तो कानून के तहत है। और कानून सबको कबूल होना चाहिए। कानून की कबूलियत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। कबूलियत जो है वो कानून और आइन की है और उसकी रहनी चाहिए, और ये मकबूलियत के ताबे नहीं। तो शहजाद साहब आपसे भी यही सवाल है कि ये जो फॉर्म 45 का मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल, मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि जनाब वो फैसला करेंगे, उसके बाद जो है सारा क्लियर हो जाएगा। तो असल बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है और वो ये समझता है, आज ये समझता है कि जनाब हमने जो वोट डाला था ये रिजल्ट उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के आने वाले रिजल्ट्स के बाद जो है जो फैसले आएंगे उसके बाद वो मुतमईन हो पाएगा। देखिए, इस पे तो कोई शक नहीं है पहले तो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाने की, उसमें वो बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं। पहले उन्होंने 2 सूबाई असम्बली के इलेक्शन नहीं करवाए, फिर जब आम इंतखाबात तमाम सूबों में और वफाक में होने थे वो भी बर वक्त नहीं करवाए, फिर जब इलेक्शन करवाए तो एक शदीद मुतनाज़ा इलेक्शन थे। अब इलेक्शन नाइट को याद कर लेते हैं मंसूर साहब, आपको भी पता है कि एक इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ेकार बताया था कि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 चिपका देंगे ताकि सब उसको देख लें, वो एक पब्लिक नॉलेज के लिए होगा। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो पूरे हल्के के नताइज को मुरतब करके उसको पब्लिक कर देगा। लेकिन ये हुआ नहीं, लास्ट मोमेंट पे प्रोसेस को चेंज किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरओज हमारे पास पहुंचे, हम नतीजा देंगे। आज फाइनल डेट है कि तमाम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को अपनी वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाना है, लेकिन जरा ये बताते हैं कि शायद वो इस पर पूरा ना उतर सके और आज ये फॉर्म 45 नहीं लगा सकेंगे। यानी कि आप मजीद इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाएंगे, जहां पे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के मसाइल थे, आपने सिंबल ले लिया, फिर आपने इलेक्शन में जो इलेक्शन वाले दिन आपने वो बंद करवा दी, फोन सर्विसेज बंद करा दी, फिर रिगिंग के हवाले से इल्जाम लगे, फिर काउंटिंग के हवाले से इल्जाम लगे, और अब ये फॉर्म 45 वाला मामला। एक चीज बहसीत पाकिस्तानी मंसूर साहब हमें देखनी है और उस पर हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि कोई भी पार्टी जीते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है। लेकिन ये जो शिकवा इस दफा आ रहा है, पहले तो देखिए क्या होता था कि स्टफिंग कर दी, जाली बैलेट पेपर आपने डाल दिए, कहीं कहते थे वोट रिजेक्ट ज्यादा हो गए जितने मार्जिन था उससे, इस तरह की चीजें होती रही हैं, नहीं होनी चाहिए थी लेकिन होती रही हैं। लेकिन अगर ये इल्जाम सही साबित होता है कि फॉर्म 45 में कैलकुलेशन टैली कुछ और आ रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से एक फॉर्म 47 बना दिया गया है और उसमें जो रिजल्ट है वो यकसर तब्दील हो गया है, अगर तो ये दुरुस्त है इल्जाम, तो इसका मतलब पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं मंसूर साहब वो बेमायनी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एक्सेल शीट पे बैठ के फॉर्म 47 बना लेगा और कहेगा ये नतीजा है। इसलिए ये तहकीकात होनी जरूरी है। और 2-3 हल्के हमारे सामने, मैं आपको अगर क्विकली मिसाल दे दूं, 2 इस्लामाबाद की नशिस्तों से मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने इलेक्शन लड़ा है, पीटीआई के खिलाफ भी लड़ा है, नून लीग के खिलाफ भी लड़ा है। मैंने उनसे दोनों हल्कों के फॉर्म 45 मंगवाए, उन्होंने दे दिए। उनका जो फॉर्म 45 है वो वही है जो तहरीक इंसाफ का है, जो ये साबित करता है कि तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर और नून लीग दूसरे नंबर पर है। इमरान शफीक साहब हनीफ अब्बासी साहब के हल्के से जमात इस्लामी की सीट से लड़े, उनके फॉर्म 45 ये बताते हैं कि हनीफ अब्बासी साहब सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन पे उनको बढ़तरी थी, बाकी पे वो आधे आधे मार्जिन से हारे तहरीक इंसाफ से। इसके अलावा कई ऐसे पोलिंग स्टेशन है, कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां आप देख लें कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज का वोट है एनए के नीचे वो आधा है और एनए में जो वोट है वो डबल हो जाता है, और इस तरीके से नताइज मुरतब किए गए। तो अगर ये एलिगेशन है तो मेरे ख्याल से इलेक्शन बेमायनी हो जाएंगे। इसलिए वी शुड इंसिस्ट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी से ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 अपनी वेबसाइट पर डालें, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होना चाहिए।